हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 11 के लिए अर्थशास्त्र का जो पेपर कल लगेगा उसके बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा पेपर आपको बताने वाला हूँ सॉल्यूशन के साथ। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि नया वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको लगातार मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। भारतीय विचारकों में अर्थशास्त्र की रचना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने की थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, प्रोफेसर मेहता या फिर कौटिल्य। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कौटिल्य। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आर्थिक विकास की नहीं है? तो दोस्तों, आर्थिक विकास की कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा अल्पकालीन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, उदारीकरण का उद्देश्य आपको बताना है। व्यापार उद्योग के बारे में क्या है यहाँ पे? उद्योग विस्तार या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कृषि वित्त तथा गैर संस्थागत स्रोत कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे व्यापार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका नेक्स्ट है व्यापारी एवं कमीशन एजेंट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भारत में पहली रेल कब चली? तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी, ये सभी जानते हैं आप। तो 1853 में चली थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे खंड क और खंड ख आपको दिया गया है, इनको आपको मिलान करके बताना है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि, ये किससे होगी दोस्तों? उपभोग से होगी। नेक्स्ट देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ है वह सबसे पहले कब हुआ था? 1 अप्रैल 1951 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया आपका दो वाले का, ये मिल गया इससे। नेक्स्ट देखिए, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो जो वायु का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953 में हुआ था। ये इससे मेच खा गया। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक सुधर प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो यानी ई है वो किससे मैच खा रहा है? आपका सन 1991 से। बाकी जो बच गया है ये आपका, ठीक है, आर्थिक विकास का निर्धारण था, तो यह आ जाएगा आपका जनसंख्या शक्ति से। नेक्स्ट ये क्या पे रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं। प्रश्नों की वह सूची जिसमें सूचक स्वयं उत्तर देता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों, वह क्या कहलाएगा, इसका आंसर आपको देना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, उसका सही आंसर होगा आप प्रश्नावली। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रश्नावली। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मशीनीकरण खालिस्तान को हानि पहुंचाता है। तो दोस्तों, किसको पहुंचाता है? पर्यावरण को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण। नेक्स्ट देखिए, किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जिसकी आवर्ती श्रेणी में सबसे अधिक होती है। तो क्या होती है दोस्तों? उसको बोलेंगे अपन बहुलक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रोजगार बीमा योजना सन किस में लागू हुई थी? तो 1984 में, सॉरी 94 में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे वर्तमान 2002 से 2007 तक जो योजनाएं चल रही थी, योजना थी, उसका नाम आपको बताना था। तो दोस्तों, ये कौन सी थी? 10वीं योजना थी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सही गलत का आपको आंसर बताना है। जैविक खेती धारणीय कृषि की एक प्रणाली है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल फर्स्ट वाला सही है आपका। सेकंड वाला आपका गलत है। थर्ड वाला दोस्तों आपका गलत है। फोर्थ है वो भी गलत है, और लास्ट वाला सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, एडम स्मिथ पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को एक अलग शास्त्र के रूप में स्थापित किया था, इसलिए उनको अर्थशास्त्र के रूप में पहला व्यक्ति माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मानवीय पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित आपको बताना है। तो दोस्तों, मानवीय जो पूंजी है वह मानव संसाधन मानव पूंजी का एक ऐसा संचय है जिसको अर्थव्यवस्था का विकास करने में प्रभावपूर्ण ढंग से निवेश किया जा सकता है। जैसे शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य आदि में मनुष्य की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में भी ये सहायक होता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नाबार्ड का पूरा नाम लिखिए, इसकी स्थापना के बारे में बताइए। तो दोस्तों, जो नाबार्ड है उसकी स्थापना 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई और 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और दोस्तों, ये जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसका विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी भारत में, यानी कि जो कृषि प्रधान देश है और कृषि की स्थिति दयनीय थी, और कृषि में पूंजी और पूंजी के स्रोतों में अत्यंत कमी आई, तो इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नाबार्ड की स्थापना की। अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, समांतर माध्य के 3 गुण हैं वो आपको बताने हैं।
दोस्तों आप नोट डाउन कर सकते हैं, समांतर माध्य का सरल माध्य है, इसकी गणना करने के लिए माध्यिका के समान न तो पद मूल्यों का क्रम बढ़ना पड़ता है और न ही भूपेष्ठी का, यानी कि दोस्तों इसका समूहीकरण करना होता है। नेक्स्ट देखिए, यह एक सम्यक श्रेणी के सभी पद मूल्यों का आधारित है। नेक्स्ट देखिए, इसकी बीजगणितीय व्याख्या संभव है, यानी कि समांतर जो माध्य है दोस्तों, इसका क्या होता है, जो बीजगणितीय है, ठीक है, बीजगणितीय व्याख्या इसकी की जा सकती है। अगला देखिए, यहाँ पे किसी श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या आपको दी गई है आय के अनुसार, ठीक है, समांतर माध्य की गणना आपको करनी है। तो दोस्तों जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, इसकी अगर मैं समांतर माध्य की गणना की बात करूँ, तो इसमें दोस्तों जो फॉर्मूला होगा, जैसे कि क्रमशः आपको लिख लेना है 1 2 3 4 5, और मासिक जो यहाँ पे दिया गया है आपकी आय, वो आपको लिख लेनी है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको माध्य विचलन निकालोगे तो इसका जो आंसर आएगा फॉर्मूला लास्ट वाला, ठीक है, सिग्मा डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 20, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपको दिया गया है, प्रोफेसर मार्शल तथा रॉबिन्स की परिभाषाओं की आपको तुलना करनी है, ठीक है, तो इसकी तुलना करके आप बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, उपभोक्ता की बचत को परिभाषित कीजिए तथा इसके 3 महत्व है वो आपको लिखने हैं। यानी कि दोस्तों उपभोक्ता की बचत की परिभाषा की बात करें तो किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता को जो कीमत देने को तैयार होता है तथा जो कीमत वास्तव में देता है, उसका अंतर ही अतिरिक्त संतुष्टि का आर्थिक माप होता है। अगर इसके महत्व की बात करें तो वस्तु के प्रयोग मूल्य तथा विनिमय मूल्य में अंतर करने में मदद करता है, दो देशों की आर्थिक स्थितियों की तुलना में सहायक करता है, एकाधिकारिक मूल्य निर्धारण में सहायक होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ की तुलना करने में सहायक होता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देखिए, आर्थिक विकास की किन्हीं दो सूचकों को संक्षेप में आपको बताना है। यानी कि दोस्तों इसमें आप बता सकते हैं कि एक सतत प्रक्रिया है ये, ठीक है, राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि करती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि होती है, इसकी विशेषताएं होगी ये सारी, जनसंख्या जन सामान्य के जीवन स्तर में वृद्धि होती है, दीर्घकालीन वृद्धि, ये सभी इसके पॉइंट आ जाते हैं। अगला देखिए, आर्थिक विकास के जो सूचक है, 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रीय आय हो गया, प्रति व्यक्ति आय, इन्हीं को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा के प्रमुख 4 स्रोतों का नाम है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ऊर्जा के जो प्रमुख स्रोत है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, गैर परंपरागत स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, शहरी और औद्योगिक अपशिष्टों से प्राप्त ऊर्जा, ये दोस्तों क्या है आपके ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हो गए। नेक्स्ट देखिए, जैविक खेती से आप क्या समझते हैं, इसके 3 लाभ आप बताइए। तो दोस्तों जैविक खेती क्या होती है, यानी कि जैविक खेती पारिस्थितिकी सिद्धांतों पर आधारित होती है तथा पारिस्थितिकी व्यवहारों का प्रयुक्त करती है, जिसमें रासायनिक आगतों के उपयोग से बिना भूमि की उर्वरता, फसल, पशु स्वास्थ्य, भूमिया तथा जल की अच्छी दशा को बनाए रखता है। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें, यहाँ पे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है, पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जैव विविधता का संरक्षण अपन कर सकते हैं, ये सारे इसके आंसर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसवन के 2 लाभ और 2 हानियों के सहित आपको बताने हैं। तो दोस्तों बेरोजगारी में कमी, क्योंकि बहुत से रोजगार हेतु विदेश चले जाते हैं, ये यहाँ हो सकता है, विदेशी विनिमय की प्राप्ति अपन यहाँ पे कर सकते हैं, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, समंकों की कोई भी 4 विशेषता हैं उनका वर्णन आप कर सकते हैं, या फिर सांख्यिकी के प्रमुख 4 कार्य हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया इसका। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सीमांत उपयोगिता हास नियम को उदाहरण सहित चित्र द्वारा आपको समझाना है। तो दोस्तों सीमांत उपयोगिता हास नियम की किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो उसे अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की मात्रा से होने वाली प्रत्येक वृद्धि की घटता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आप इसकी सारणी भी बना ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की जनसंख्या की 5 विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। तो दोस्तों भारत की जनसंख्या की विशेषताएं आप बता सकते हैं, जैसे कि जनसंख्या का आकार तथा वृद्धि दर, जनसंख्या का असमान वितरण, जनसंख्या के घनत्व में असमानता पाई जाती है, और प्रतिशत आयु, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या इसका हो गया, और मूल्य रचना हो गई, जन्म मृत्यु दर हो गया, यहाँ पे जनसंख्या का वास्तविक वितरण वगैरह, ये पॉइंट दोस्तों आप इंडिकेट करके इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। बात करिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, परिवहन के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक महत्व की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो 18 नंबर का क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे, तो इसमें आप बता सकते हैं आर्थिक में संसाधनों का उपयोग अपन कर सकते हैं, बाजार का विस्तार कर सकते हैं, श्रम की गतिशीलता बता सकते हैं, स्थिरता, तीव्र आर्थिक विकास, ये अपन लिख सकते हैं। सामाजिक में दोस्तों जीवन स्तर में वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, अन्य कई तरह के लाभ आपको मिलते हैं। राजनीति की बात करें तो राजनीति में देश की सुरक्षा एवं शांति, राजस्व की प्राप्ति, रोजगार में वृद्धि, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 19 है, बेरोजगारी का अर्थ एवं किन्हीं 5 प्रकारों का आपको वर्णन करना है। तो दोस्तों बेरोजगारी का आशय रोजगार के अवसरों की तुलना में मानव शक्ति की आधिक्य की स्थिति से लगाया जाता है। यानी कि इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति जो कि प्रचलित मजदूरी दरों पर कार्य करने की इच्छा, योग्यता व सामर्थ्य रखते हुए भी कार्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बेरोजगारी कहलाते हैं। इसकी दोस्तों बात करें तो यहाँ पे संरचनात्मक बेरोजगारी हो जाती है, अदृश्य बेरोजगारी, अल्प रोजगार और खुली हुई बेरोजगारी इसमें शामिल होती है। तो दोस्तों ये पूरा पेपर यहाँ पे हो चुका है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको पूरा पेपर सही से समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, यानी कि दोस्तों लास्ट वाला क्वेश्चन है, प्राथमिक और द्वितीय समन्वय किसे कहते हैं। तो दोस्तों प्राथमिक और द्वितीय समन्वय की जो सारणी है वो आप अच्छे से याद कर ले, या फिर चित्रक प्रदर्शन के किन्हीं 3 लाभों के बारे में आप बता सकते हैं। यानी तत्वों को सरल और बोधगम्य बनाना, जो चित्र के माध्यम से आकर्षक एवं प्रभावी बना सकते हैं अपन। समय और श्रम की बचत होती है, तुलनात्मक अध्ययन अपन इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह के आप यहाँ पे आंसर इसको दे सकते हैं। दोस्तों आपका कल पेपर होने वाला है, ठीक है, अर्थशास्त्र का 11th क्लास के लिए। तो ये पूरा पेपर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, तो आप पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ ले। इसकी पीडीएफ फाइल दोस्तों मैं अभी टेलीग्राम और हमारा जो फेसबुक ग्रुप है और हमारी वेबसाइट है उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, उसके बारे में भी हम नए वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।